नमस्कार दोस्तों, जैसा वादा था मैं आपके साथ हूँ। आज उत्तराखंड फाइटर्स के माध्यम से उत्तराखंड के बजट पर चर्चा करने के लिए और उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं पर एक नज़र डालने के लिए शुरुआत करता हूँ कल के अमर उजाला से। करके अमर उजाला की एक खबर है, आप लोगों ने भी दोस्तों देखी होगी। इसका शीर्षक है, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं ने ले ली एक और प्रसूता की जान, हायर सेंटर ले जाते वक्त हुई मौत। और खबर कहती है कि पहाड़ में स्वास्थ्य संसाधनों की कमी का खामियाजा एक और महिला को भुगतना पड़ा। अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में सामान्य प्रसव होने के 1.5 घंटे बाद प्रसूता का ब्लड प्रेशर गिरने लगा। मृतका के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने के दौरान वहां डॉक्टर और नर्स मौजूद नहीं थे। उसे रात 9:30 बजे सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी के लिए रेफ़र किया गया, जहां रात 1:30 बजे पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आगे ये खबर कहती है, वेंटिलेटर होता तो शायद जान बच जाती। मृतका के भाई ने आरोप लगाया है कि जिस एम्बुलेंस से उनकी बहन को भेजा गया उसमें वेंटिलेटर नहीं था। वेंटिलेटर होता तो उनकी बहन की जान बच सकती थी। ये खबर है कल की, यानी 17 जनवरी 2021 की। मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाता हूं, 2 खबरें और बताता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स के मार्च 15, 2018 में एक समाचार प्रकाशित हुआ है। राज्य बनने के 18 साल बाद 3 मार्च 2018 को नैनीताल जिला के कुकना गांव के निवासी प्रेम सिंह धोनी के पेट में जबरदस्त दर्द उठा। उन्हें नज़दीकी अस्पताल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो मात्र 7 किलोमीटर दूर था, वहां जाना था, लेकिन गांव से अस्पताल तक कोई सड़क नहीं थी। नतीजा, खाट में उनको लाद के 4 लोगों द्वारा उठा के पैदल अस्पताल के लिए ले जाया गया। जब तक वो अस्पताल पहुंचते, प्रेम सिंह धोनी ने दम तोड़ दिया। अक्टूबर 2017, इसी खबर में जो टाइम्स ऑफ इंडिया के 15 मार्च को छपी है 2018 में, इसी में जिक्र है कि अक्टूबर 2017 में देहरादून के चक्राता में एक महिला को प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद रहने के चलते पुल में अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा था। और यही खबर आगे बताती है कि अप्रैल 2017 में टिहरी का प्राइमरी हेल्थ सेंटर के भी बंद होने के चलते एक महिला को सड़क में डिलीवरी करनी पड़ी थी। 20 बरस का हमारा राज्य है, जरा सोचिए, 20 ईयर्स। और इस राज्य का पहला बजट दोस्तों मात्र कुछ करोड़ रुपए का था, फ्यू करोड़, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होने पर उत्तराखंड को मिला था। वर्ष 2001 और 2 के बजट के लिए जो अंतरिम सरकार थी, उसके बजट के लिए 3 मई 2001 में जो सदन में तत्कालीन वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रखा, उसमें ये राशि थी कुछ करोड़ की। राज्य सरकार की वेबसाइट है एक, आप उस वेबसाइट को जरूर देखिएगा। वो वेबसाइट www.budget.uk.in बनी तो इसलिए है कि इसमें राज्य के अब तक के सारे बजट की जानकारी हो, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, आप पाएंगे कि वेबसाइट इस राज्य की इतनी थकी है कि 2001 के अंतरिम बजट से लेकर 2001 के अंतरिम बजट से लेकर पूरी नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार 2002 से 2007 तक का कोई भी बजट दस्तावेज इस वेबसाइट में, विधानसभा की वेबसाइट में या किसी अन्य सरकारी पोर्टल में मौजूद नहीं है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं 2008-9 के बजट से, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्रालय का भी दायित्व था, लेफ्टिनेंट मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद्र खंडूरी जी ने पेश किया था। फिर मेरी बात में गौर कीजिएगा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो पहली थी राज्य की, और उससे पहले की अंतरिम सरकार के दस्तावेज बजट के हमारे पास मौजूद नहीं है। राज्य सरकारों की काहिली का ये एक नायाब उदाहरण है। जो जानकारियां मैं हासिल कर पाया हूं वो आपसे शेयर कर लूं। 2001 में मात्र कुछ करोड़ का बजट 2020 तक जाते जाते 54,000 करोड़ का हो चुका है, 53,000 कुछ करोड़ का। चूंकि पिछले 6 सालों का, पहले 6 सालों का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, तो जैसा मैंने अभी कहा, मैं 2008 और 9 से शुरुआत कर रहा हूं। इसमें जनरल खंडूरी जी ने
12,441 करोड़ का बजट पेश किया था, जिसमें 12,112.68 करोड़ का रेवेन्यू यानी कि आय इनकम दिखाई गई थी और 12,441 करोड़ का खर्चा दिखाया गया था। खर्चा यानी अधिक था, आमदनी कम थी। शुद्ध घाटा था कुछ 330 करोड़ के करीब। 2021-22 यानी 2020-21 यानी वर्तमान वित्त वर्ष जो मार्च 2021 में समाप्त होगा, उसका बजट 4 मार्च 2020 को पेश किया। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने कुल इनकम बताई, कुल रेवेन्यू बताया 54,423.92 करोड़ का, 54,423.92 करोड़ का, और खर्चा बताया 53,526.97 करोड़ का। यानी आमदनी अधिक, मोर रेवेन्यू लेस एक्सपेंडिचर, खर्चा कम, शुद्ध लाभ 896.95 करोड़ का श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड विधानसभा को बताया। तो ये तो होता है साल भर का हिसाब जो मैंने आपको बताया, घाटा और नुकसान या लाभ और नुकसान। इससे कतई भी ये अर्थ मत निकालिए कि हमारा राज्य समृद्ध हो चला है। हम अपने नए या जब से राज्य का जन्म हुआ है उसके जन्म से ही लगातार घाटे में चल रहे हैं, डेफिसिट में चल रहे हैं। 2001 और 2 में हमारा घाटा था 612 करोड़ का। नया राज्य था, आय के साधन कम थे, खर्चा ज़्यादा था। 2002-3 में यह घाटा बढ़ के 888 करोड़ हो गया। इसके बाद ये लगातार बढ़ता गया। मेरी समझ से जितना मैं डाटा एकत्रित कर पाया हूँ, जब इंदिरा हृदयेश जी 2015-16 में राज्य की वित्त मंत्री थीं, तब पहली बार राज्य का एक वर्ष का घाटा नुकसान जो देखा गया, उसमें राज्य फायदे में पाया गया, रेवेन्यू अधिक पाया गया। उस वर्ष इंदिरा जी ने सदन को बताया था कि 3,825 करोड़ का कुल शुद्ध लाभ है। लेकिन साथ ही 2001 से 2015 यानी कि राज्य के लाभ का बजट पेश करने तक हमारा जो लगातार घाटा चला आ रहा था, वो 5,696.91 करोड़ पहुंच चुका था, जिसे हम अंग्रेजी में फिस्कल डिफिसिट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं राजकोषीय घाटा। वर्तमान वर्ष में भी जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, उसमें वर्ष के अनुसार राज्य को प्रॉफिट है 896.95 करोड़ का, लेकिन फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा बढ़ के पहुंच चुका है 7,539.74 करोड़, 7,549.74 करोड़। इसलिए जब 20 वर्ष की यात्रा में राज्य की इकोनॉमी के बारे में हमारे रहनुमा कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि उत्तराखंड की इकोनॉमी, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था इस समय 2.5 लाख करोड़ पहुंच चुकी है और बजट पहुंच चुका है 53,000 करोड़ का, लगभग 54,000 करोड़ का। तब प्रश्न उठता है कि पैसा जाता कहाँ है? क्यों हमारी समस्याएं जो राज्य बनने के बाद थीं, वो जस की तस हैं? पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का से पलायन, पहाड़ में बेरोजगारी, पहाड़ में रोजगार के साधनों का उपलब्ध नहीं होना, स्वास्थ्य सेवाओं का उसी दशा में होना जैसे राज्य की शुरुआत में था। तो फिर ये 53, 54, 55,000 करोड़ का बजट किसकी जेब में जाता है? ये समझने के लिए मैंने बजट का विवरण आपको दिया था। जब राज्य की शुरुआत में बजट मात्र कुछ 100 करोड़ का था और आज वो 55,000 करोड़ के करीब पहुंच रहा है, तो जाहिर है इस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कई हजार करोड़ रुपए का हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं में को भी जाता है। ये निश्चित है। तो फिर वो बजट यदि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाता है, तो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी बदहाल क्यों हैं, बदतर क्यों हैं, बद से बदतर क्यों हैं? मैंने 3 खबरें आपको शुरुआत में बताई। एक कल की खबर थी कि एक डिलीवरी के समय प्रसूता की मृत्यु हो गई। जिस गाड़ी में उनको जिस अस्पताल में अल्मोड़ा में दिखाया गया, जिला हॉस्पिटल में, वहाँ उनके पास डॉक्टर और नर्स नहीं थे जब उनकी तबीयत बिगड़ी डिलीवरी के बाद,
जिस एम्बुलेंस में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी के लिए जो बड़ा अस्पताल बताया जाता है वहाँ भेजा गया तो वेंटिलेटर नहीं था एम्बुलेंस में और प्रसूता की मृत्यु हो गई। दो अन्य खबरें बताईं 2017 और 18 की, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के बंद होने, वहाँ से स्टाफ के गायब होने के चलते एक की मौत हो गई और एक को डिलीवरी पुल में देनी पड़ी। राज्य गठन के समय बकौल मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री भी पिछले 4 सालों से हैं, वे कहते हैं, दावा करते हैं या उनके पास आंकड़े हैं दोस्तों कि जब राज्य का गठन हुआ था, हम उत्तराखंड बने थे उत्तर प्रदेश से अलग होकर, तब हमारे पास 1081 डॉक्टर्स थे पूरे उत्तराखंड में, 1081। जनसंख्या लगभग 50 लाख यानी 5000 व्यक्ति पर तब एक डॉक्टर उपलब्ध था। इसमें भी एक पेच है, यह स्पष्ट नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र की जनसंख्या में कितने पर एक डॉक्टर था, क्योंकि जो डॉक्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं 1081 1081 डॉक्टर्स थे, वो निश्चित तौर पर मैदानी इलाकों में ज़्यादा थे। इससे ये नहीं पता चलता कि पहाड़ियों की शहादत के बाद बना पहाड़ी राज्य में उस समय कितने डॉक्टर प्रति जनसंख्या में थे, एवरेज कितने थे। लेकिन सीएम साहब अब कहते हैं कि हमारे पास 20 बरस में 2096 डॉक्टर हैं, यानी कि 20 बरस के दौरान हम मात्र 1000 डॉक्टर राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में जोड़ पाए हैं। अब आप इसका एनालिसिस कीजिए। जनसंख्या इस समय हमारी 1 करोड़ से कुछ अधिक है राज्य की, और इसको अगर आप डिवाइड कर दें 2096 डॉक्टरों से, तो हमारे पास आज भी 5000 पर केवल एक डॉक्टर है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा काला सच, ब्लैक ट्रूथ और कुछ नहीं हो सकता है। 20 साल में इतने मुख्यमंत्री, इतनी सरकारें, खुद मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी हों कह रहे हैं 1000 डॉक्टर बढ़े हैं 20 सालों में, यानी कि जैसी स्थिति में तब थे वैसी स्थितियों में हम 20 साल बाद हैं। बजट अकेले स्वास्थ्य विभाग का ही कई हजार करोड़ का हो चुका है। एक और बड़ी मजेदार बात है, सरकार के वजीर आजम स्वास्थ्य मंत्री जो आंकड़े विधानसभा में दे रहे हैं, वो आंकड़े सरकार की स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट से मेल नहीं खा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के अनुसार कुल डॉक्टर्स के पद तो स्वीकृत हैं 2531, लेकिन 1253 पद खाली हैं, यानी 1278 डॉक्टर्स ही इस समय राज्य में हैं। मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं हमारे पास 2096 डॉक्टर्स हैं, सरकार की वेबसाइट कह रही है 1278, मुख्यमंत्री के आंकड़ों से 818 डॉक्टर कम। अब यदि इस वेबसाइट की माने तो स्थिति और बेहाव है। वेबसाइट हाँ एक बात और कहती है कि 458 डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उनको भी यदि हम जोड़ लेते हैं तब भी हमारे डॉक्टर्स की कुल संख्या 1736 बन रही है, जो मुख्यमंत्री के आंकड़े 2096 से 360 कम है। फिलहाल यदि हम इन आंकड़ों को सही माने तो 6000 पर एक डॉक्टर है जनाब उत्तराखंड में, और उसमें भी आप जानते हैं शहरों में देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार, यहाँ ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, पहाड़ में कम। फिर भी एवरेज के हिसाब से 6000 में एक डॉक्टर, ये है 20 साल में हमारे रहनुमाओं की उपलब्धि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। इससे भले तो यूपी में थे। मुख्यमंत्री जी ने इसे उपलब्धि कहा है अपने बजट में, नारा दिया है सबके लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस नारे में कितना सच है और कितना झूठ। अंदाज तो वैसे भी लग जाता है जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोविड काल में बीमार होते हैं तो उनको ऋषिकेश के एम्स पर भरोसा नहीं होता है, देहरादून के अस्पतालों में भरोसा नहीं होता है और वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। और जब उत्तराखंड की नेता विपक्ष बीमार होती हैं कोविड काल में तो उन्हें हल्द्वानी के सुशीला तिवारी का भरोसा नहीं होता है, वो गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चली जाती हैं। इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है। बहरहाल राज्य में 20 बरस बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक भी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की वेबसाइट कह रही है, उस पर भरोसा करके बता रहा हूँ। ना ही कोई पद स्वीकृत है सुपर
स्पेशलिटी डॉक्टर्स का, हाँ 5 डॉक्टर्स सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर जरूर कॉन्ट्रैक्ट में हैं बकौल वेबसाइट। 1 करोड़ की जनता के लिए 5 विशेषज्ञ डॉक्टर, हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य की पोल खोल देता है। आगे सुनिए, डर जाएंगे आप। राज्य में कुल सीनियर नर्सों के पद स्वीकृत हैं 363, इनमें से भी 53 खाली हैं। जो स्टाफ नर्स होती हैं, जूनियर नर्स, उनके 1117 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 349 पद खाली हैं। हमारे यहाँ फार्मासिस्टों की भरमार है राज्य में। सरकार की स्थिति क्या है कि चीफ फार्मासिस्ट के पद हैं कुल 187, 187, जिनमें से 51 खाली। जूनियर फार्मासिस्टों के पद हैं 1359, 1359, 1359 पद, खाली हैं 96। इतने बड़े राज्य में जनाब, आपको पता होगा भौगोलिक दृष्टि से हमारा राज्य देश के बड़े राज्यों में आता है। इतने बड़े राज्य में एक्सरे टेक्नीशियंस के मात्र 163 पद हैं और उनमें से भी 80% से ज़्यादा पद खाली हैं। लैब टेक्नीशियंस के 169 पद खाली हैं, कुल हैं 293 पद, जिनमें से 169 लैब टेक्नीशियंस नहीं हैं। ईसीजी मशीन के टेक्नीशियन के कुल जमा पद 18 हैं पूरे राज्य में, जिनमें से 7 हैं ही नहीं, खाली हैं। क्या क्या बताऊं जनाब, कितना दहलाऊं आपको। पूरे राज्य में 1 करोड़ की जनसंख्या वाले विशाल भौगोलिक प्रदेश में, विषम पहाड़ी प्रदेश में मात्र 23 ब्लड बैंक हैं, ओनली 23 पूरे राज्य में, जिनमें से 6 देहरादून में हैं राजधानी में, 3 उधम सिंह नगर में है मैदानी में, 1 चमोली में। इतना बड़ा जिला है चमोली मान्यवर, जिसकी सीमाएं चीन से मिलती हैं, वहाँ 1 ब्लड बैंक है। 1 अल्मोड़ा जनपद में है, 1 टिहरी में, फिर मैदानी में अधिक है। हरिद्वार में 5 ब्लड बैंक हैं और मात्र 3 नैनीताल में हैं। 1 पिथौरागढ़ में है, 1 उत्तरकाशी में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इलाके पौड़ी में, जो बड़ा जिला है पौड़ी गढ़वाल, वहाँ 2 पद हैं। समझे जनाब कुछ क्या स्थिति है? ब्लड बैंक कुल 23। रुद्रप्रयाग में, बागेश्वर में, चंपावत में आप शॉक्ड हो जाएंगे जानकर, 1 भी ब्लड बैंक नहीं है। और जहाँ ब्लड बैंक हैं वहाँ भी पहाड़ी जिलों पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, सबके सब में मुख्यालयों में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है। सोचिए, सबसे बड़े जिले चमोली, जिसका क्षेत्रफल 7520 किलोमीटर है और जनसंख्या 4 लाख है, वहाँ मात्र 1 ब्लड बैंक। एक कोने में मुख्यालय के एक जगह पर है और एक कोने से कई 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की यात्रा करके ब्लड बैंक आना पड़ता है ब्लड लेने के लिए मुख्यालय चमोली में। यह है हेल्थ फॉर ऑल का दूसरा भयावह सच। इससे क्षेत्रफल में आधे, चमोली से आधे क्षेत्रफल वाले अल्मोड़ा जिले में 3082 किलोमीटर वर्ग मीटर वाले अल्मोड़ा क्षेत्र, जिसकी जनसंख्या है 6 लाख, वहाँ भी केवल मुख्यालय में 1 ब्लड बैंक है। जबकि कॉन्ट्रास्ट देखिए तो 12.3 वर्ग किलोमीटर वाले और मात्र 2.5 लाख के करीब की जनसंख्या वाले हरिद्वार में अकेले 5 ब्लड बैंक हैं। उधम सिंह नगर का कुल क्षेत्रफल है 2908 किलोमीटर और जनसंख्या 16 लाख, वहाँ 2 ब्लड बैंक हैं। 196.48 किलोमीटर और 8 लाख वाली जनसंख्या वाले देहरादून में 6 ब्लड बैंक है। मतलब साफ है कि पहाड़ों की सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा खराब हुई हैं उत्तर प्रदेश के समय से, जस की तसें भी कह सकते हैं। तो प्रश्न उठता है दोस्तों, ये राज्य बना ही क्यों? फालतू में लोगों ने क्यों शहादत दी, क्यों संघर्ष किया जनता ने? इस मुद्दे पर रिसर्च करते समय मुझे फरवरी 2018 में भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट हाथ लगी है। यह रिपोर्ट हेल्थ फॉर ऑल नारे के विपरीत राज्य की फटेहाल दुर्दशा का जीवंत दस्तावेज है। रिपोर्ट बताती है कि राज्य के 13 जिलों में एक भी हृदय रोग का सेंटर नहीं है।
आयोग ने अपनी रिपोर्ट हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया में उत्तराखंड को सबसे घटिया प्रदेशों में एक माना है और कहा है कि देश के बड़े राज्यों में केवल उत्तराखंड ऐसा है जहां स्वास्थ्य सेवाओं में निगेटिव ग्रोथ है। नीति आयोग केंद्र सरकार का वो यह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे राज्य को इस रिपोर्ट में उन राज्यों में डाला गया है, सबसे घटिया प्रदर्शन करने वाले राज्यों में, जिनको नॉट इम्प्रूव्ड कहा गया है। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति शिशुओं की मृत्यु दर को लेकर है, जिसे हम न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद के 28 दिनों में होने वाली मृत्यु का रिकॉर्ड होता है, पैमाना होता है। हमारे यहाँ इस पर लगातार बढ़ोतरी की बात ये रिपोर्ट कहती है। इतना ही नहीं, 5 वर्ष की आयु पहुँचने से पहले ही बच्चों का कुपोषण या बीमारी से मरने की दर, जिसे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट U5MR कहा जाता है, वो भी इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे प्रदेश में लगातार बढ़ा है। इसलिए हमारा प्रदेश निगेटिव नॉट इम्प्रूव्ड श्रेणी में इस रिपोर्ट में नीति आयोग की डाला गया है। और ऐसा तब है जनाब, जब बकौल सीएम कम हेल्थ मिनिस्टर श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा कई स्वास्थ्य सेवाएं चलाए जाने की बात बजट पेपर में कही गई है, जिनमें करोड़ों का बजट दिया गया। उदाहरण के लिए अटल आयुष्मान योजना में 100 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 380.50 करोड़, उत्तराखंड हेल्थ डेवलपमेंट परियोजना में 60 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना में 21 करोड़ के बजट देने की बात कही गई। गर्भवती महिलाओं का कुपोषण ना हो, इसलिए 20 करोड़ का बजट है। यह अलग बात है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ का गायब हो जाने के चलते पुल पर डिलीवरी हो रही है, या डिलीवरी के बाद, जैसा कि कल हुआ अल्मोड़ा में, प्रेग्नेंट वुमेन्स की डेथ हो रही है। उनका कुपोषण ना हो, वो स्वस्थ हों, इसलिए 20 करोड़ का बजट है। और एक बात और, कुछ अरसा पहले, कई महीने पहले मैंने एक बात आपसे कही थी, वेबिनार भी किया था, कि हमारे राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टर ना होने के कारण एक स्कीम सरकार लाई थी उन बच्चों के लिए जो यदि बॉन्ड भरें कि 5 साल तक वो MBBS करने के बाद उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में काम करेंगे तो उनकी फ़ीस मात्र कुछ 1000 रुपया तय की गई थी। बच्चों ने बॉन्ड को भरा, बहुत सारे बच्चे बॉन्ड से बाहर आ गए, भाग गए, नहीं आए, सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। कुछ ईमानदार बच्चे जिनको पहाड़ से प्रेम था, उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी हैं। इस वर्ष एकाएकी गत वर्ष 2020 में सरकार ने बच्चों को अधर में डाल दिया। MBBS के बच्चे पूरे राज्य में परेशान हैं, क्योंकि सरकार ने कह दिया अब हमें बॉन्ड भरने वाले डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर हो गए हैं। 1253 पद खाली हैं। पहाड़ों में डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है, लैब टेक्नीशियंस नहीं है, ECG टेक्नीशियंस नहीं है। सरकार ने कह दिया सब कुछ बढ़िया, हेल्थ फॉर ऑल इज़ ऑल फाइन। उन बच्चों के भविष्य को अधर में डाल के उनकी फ़ीस कई लाख कर दी। वो बच्चे संघर्ष में हैं। अब देखिए, इससे बड़ा और सच क्या हो सकता है। एक तरफ सरकार आंकड़े कुछ रखती है, सरकार की वेबसाइट कुछ आंकड़े बताती है, सरकार के GO कुछ कहते हैं, सच्चाई कुछ होती है। बच्चे जो MBBS कर रहे हैं, उनके बच्चों को उनके माँ बाप को त्रस्त कर दिया गया है, बच्चों को डिप्रेशन में डाल दिया गया है कि अचानक बॉन्ड हटाने से हम अब कहाँ जाएं। लेकिन सरकार कहती है हेल्थ फॉर ऑल, और राज्य के मुखिया बीमार पड़ते हैं, राज्य के नेता प्रतिपक्ष बीमार पड़ती हैं, बड़े नेतागण बीमार पड़ते हैं, धनाढ़ी लोग बीमार पड़ते हैं, तो हेली सेवाओं के द्वारा दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचा दिए जाते हैं। सोचिएगा, मैं आपसे एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूं आपके पास। सोचिएगा कि क्या ऐसे राज्य के लिए रविंद्र रावत, सूर्य प्रकाश थपलियाल, सत्येंद्र सिंह चौहान, गिरीश बद्री, अशोक कुमार, दिलीप वालिया, बलवंत सिंह जुगरान, राजेश रावत, यशोधर बैजवाल आदि ने शहादत दी थी। और दोस्तों, ये भी सोचिएगा कि क्या आप लोगों ने कभी ये नाम सुने थे? नहीं सुने थे तो अपने पर भी ज़रा नज़र डालिएगा। ये वो लोग थे जिन्होंने इस राज्य के लिए, जब आंदोलन चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो अपनी शहादत दे दी। पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए, बर्बरता के शिकार हो गए।
सोचिएगा महाराज, क्या इसी सब के लिए 2 अक्टूबर 1994 को हमारी माताओं बहनों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया ऐसे राज्य के लिए? मैं समझता हूँ, मेरी दृढ़ मान्यता है कि हम सभी ने, मैंने और आपने, हम सभी ने अपने राज्य के साथ, इन सभी आंदोलनकारी शहीदों के साथ, अपनी अस्मत उल्टा चुकी मातृशक्ति के साथ धोखा किया है। हम सब उत्तराखंड की बर्बादी में बराबरी के भागीदार हैं। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं, जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध। आप और हम यदि अपनी इस तटस्थता, इस न्यूट्रलिटी, इस कंफर्ट जोन में रहने की आदत से बाज नहीं आए तो याद रहिएगा, स्मरण रखिएगा, हम नेताओं को गाली देते रहेंगे, उसके बावजूद भी हमारे पास या तो भाजपा होगी या कांग्रेस होगी, यही नेता होंगे। एक ऐसा गैंग होगा जो सत्ता आने पर भाजपा के हो जाते हैं, कांग्रेस की सत्ता आने पर कांग्रेस के हो जाते हैं। इतिहास इन सबको तो लुटेरा कहेगा ही कहेगा, हम सबको भी इनके पाप का 100% भागीदार मानेगा। अब मुलाकात होगी इस शुक्रवार को, जिसमें मैं थोड़ा सा आंदोलन का इतिहास आपको बताऊंगा, इस राज्य का, इन शहीदों के बारे में बताऊंगा, और मेरे साथ होंगे कुछ ऐसे लोग जो राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर, कोई मुंबई से उत्तराखंड आता है, कोई अन्य जगहों से उत्तराखंड आता है, कोई स्वयं उत्तराखंड में रह के सरकार से इतर हो सोच रहा है और राज्य की जनता, आम जनता के लिए मेडिकल कैंप्स आयोजित करके, उनके घर घर में जाकर उनका दोस्त बन के उनके स्वास्थ्य का विवरण अपने पास रख रहा है, उनको दिल्ली के एम्स या अन्य अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए अपनी सामर्थ्य लगा रहा है। ये वो लोग हैं दोस्तों, ये वो फाइटर्स हैं उत्तराखंड के, जो आपकी और मेरी तरह इस लूट के हिस्सेदार नहीं कहलाए जाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है, ये तटस्थ नहीं है, अपने अपने स्तर पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, यदि आपको कोई सुझाव हो तो कृपया मुझसे सीधे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर 9313342216 है। आप इसमें मुझे व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन करके जरिए अपने विचार मुझ तक पहुंचा सकते हैं। उत्तराखंड फाइटर्स के जरिए, दी संडे पोस्ट के फेसबुक पेज, सोशल मीडिया के जरिए मुझ तक अपने विचार या अपने इलाके की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बता सकते हैं। मेरे से जितना बन पड़ेगा, या ऐसे सोशल वर्कर्स, ऐसे उत्तराखंड फाइटर्स जिनके बारे में हम इस सप्ताह शुक्रवार को बात करेंगे और इनके साथ वेबिनार जूम के ज़रिए इनसे आपको रूबरू कराऊंगा, इनके विचार सुनने के लिए, इनसे भी मैं संपर्क करूंगा। यदि आपके लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, वहां की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या किसी परेशान मरीज़ के लिए हम कुछ कर पाए तो अवश्य करेंगे। तब तक के लिए आपसे